Hello everyone, welcome back to Core City. I'm Sonam. Today we'll be learning about fundamental rights. ये fundamental क्यों है नेचर में और ये ह्यूमन राइट से कैसे डिफरेंट है, नेचुरल राइट से कैसे डिफरेंट है, हाउ दे आर रिलेटेड टू आवर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, एक दो चीजें मुझे बतानी है. फर्स्ट तो एक मैंने फेसबुक का पेज लॉन्च किया है. उस पे क्या है कि क्वेश्चंस डालती हूँ मैं एवरी डे, एक या दो क्वेश्चन, सो दैट फन वे में सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सोल्व भी होते रहेंगे और साथ साथ चैप्टर में कुछ डाउट्स आ रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्विंग, तो वो आप पूछ भी सकते हो. ठीक है, उसका लिंक मैंने अपने चैनल पे ही, यूट्यूब चैनल पे ही दिया हुआ है, तो चेक इट इन अबाउट सेक्शन. ओके. एंड सेकेंड थिंग इज कि मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं, बेसिकली ये स्लाइड्स बनाई हैं, तो उनका स्क्रीनशॉट लेके सो दैट आप रीड कर सकते हो. आई ट्राई टू कवर इट लाइक कि आप नोट्स बना रहे हो, सो दैट जब आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो तो कंप्लीटली आपका कंसंट्रेशन इस पे रहे रेदर देन राइटिंग. फंडामेंटल राइट्स जो है ये 7 चैप्टर है लक्ष्मीकांत का. इस चैप्टर में हम कवर करेंगे जो 12 to 35 हमारे आर्टिकल्स हैं, उसमें कौन कौन से राइट्स कवर किए गए हैं. आई जस्ट वांट टू कवर इट इन मल्टीपल पार्ट्स सो दैट ये अच्छे से डिटेल्ड कवर हो जाए और लेक्चर ज्यादा लंबा भी ना हो. तो हमारे पास है 12 to 35, जो ये पार्ट 3 है. ये फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोल फैक्ट है. ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है, तो ये पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं. मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है कि कोई लिबर्टी डॉक्यूमेंट. किंग जॉन के टाइम पे फर्स्ट टाइम ये मैग्ना कार्टा लेके आए थे. तो बेसिकली क्या होता है कि पहले डिक्टेटरशिप, एक किंग रूल होता है कि मैन जो भी बोल रहा है, किंग जो भी बोल रहा है उसकी चलेगी, उसके हिसाब से लॉज बनेंगे. बट जब रूल ऑफ लॉ, बेसिकली कोई मैग्ना कार्टा, कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है हमारे पास, तो क्या होता है कि ये सारी चीजें निकल जाती हैं, तो लोगों के हिसाब से रूल बनते हैं, लॉज बनते हैं. ठीक है, स्टेट पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं और लोगों पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, तो बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से लिबर्टीज मिलती हैं लोगों को. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा. तो पार्ट 3 को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. फाइन. तो फंडामेंटल राइट्स में हमारे कौन कौन से आर्टिकल कवर हो रहे हैं? तो 12 और 13 में बेसिकली दीज आर जेनरिक. 12th में डिफाइन किया है कि स्टेट क्या होती है. ठीक है, स्टेट में कौन कौन से ऑर्गन्स गवर्नमेंट के कवर हो रहे हैं, कौन से स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी पार्ट्स कवर हो रहे हैं. ठीक है, 13 में कवर हो रहा है कि जो लॉज इनकंसिस्टेंट है, हमारे फंडामेंटल राइट से डेरोगेटरी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जुडिशरी रिव्यू हो सकता है, उनको वॉइड एंड नील डिक्लेयर किया जा सकता है. ठीक है, फिर इक्वालिटी में 14 to 18 आर्टिकल आ रहे हैं कि कैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ है, क्या क्या प्रोहिबिट किया गया है, सो दैट लोगों में इक्वालिटी बनी रहे. ठीक है, फ्रीडम में क्या है कि हमें फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वगैरह ये सारी चीजें दी गई हैं. और कुछ कुछ प्रोटेक्शन, कुछ कुछ फ्रीडम हमने कन्विक्ट्स को भी दी है, विक्टिम्स को भी दी है. ये सारी चीजें हम फ्रीडम के अंडर पढ़ेंगे. अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो हमें एफआर दिया गया है, दैट इज कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स को गुड्स की तरह लेना, खरीदना, बेचना. ठीक है, इस चीज पे. और फोर्स्ड लेबर जो भी होती है, बॉन्डेड लेबर, उसको कैसे खत्म किया है, कैसे उस पर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हम जानते हैं, ऑलरेडी प्रियम्बल में भी लिखा है दैट आवर कंट्री इज सेक्युलर. पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो करती है कि सारे रिलीजन को सेम नजर से देखा जाए रेदर देन एक पार्शियली फॉलो किया जाए या एक बायसनेस शो की जाए. ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के कैसे हम रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें क्या क्या क्लॉजेस हैं वो सारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन में पढ़ेंगे. फिर एक कल्चरल एंड एजुकेशनल. इसमें हमारे पास ये है कि कुछ कुछ ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज, कुछ कुछ ऐसे हैं कि माइनॉरिटीज पे उनके जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, वो सेव रहें, उनकी जो लैंग्वेज है वो सेव रहे, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या राइट्स दे गए हैं और उनके एजुकेशन के लिए क्या क्या राइट्स दे गए हैं. सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज में बेसिकली कवर होता है आर्टिकल 31, बट वी ऑल नो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 जो है वो अबॉलिश हो चुका है, रिपील हो चुका है. ठीक है, उस 31 को, जो फंडामेंटल राइट था पहले, उसको अभी शिफ्ट कर दिया है लीगल राइट में. फंडामेंटल राइट्स जो है दोज आर पार्ट ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो लीगल राइट है वो बाद में लॉ ने बनाए हैं, ठीक है। तो लीगल राइट में क्या है, आर्टिकल 300A में उसको कंसीडर किया गया है। फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कोई हायरार्की फॉलो करनी नहीं पड़ती। बट फॉर द लीगल राइट्स वी हैव टू फॉलो द हायरार्की सेशन कोर्ट से, या जैसे भी जिस हिसाब का केस होगा, क्रिमिनल है, सिविल है, उसके बेसिस पे वी हैव टू मूव। फाइन। तो हमारे पास उसके अंडर कुछ सेक्शंस थे, ठीक है, ABCD। तो डी हमारा रिपील हो गया है, तो ABC में हम क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं वो सारी चीजें भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बोला है कि दिस इज द सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज इससे क्या है कि हमें ये पावर मिलती है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट नहीं हो। इसके एनफोर्समेंट के लिए वी कैन मूव टू कोर्ट। ये राइट हमें किसने दिया है, आर्टिकल 32 में, ठीक है। तो 33, 34, 35 बेसिकली कि पार्लियामेंट को क्या क्या पावर्स दी है, क्या क्या एक्ट्स, क्या क्या रूल्स वो लगा सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। ये मार्शल लॉ के टाइम पे हमारे ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, या लोकल लोगों के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है, वो सारी चीजें, और लेजिस्लेशन के पास क्या पावर्स है, ये सारी चीजें 33, 34, 35 में कवर की गई हैं, ठीक है। ये था हमारा बेसिक सिनेरियो कि फंडामेंटल राइट्स में हम क्या क्या कवर करेंगे। जनरल राइट्स आर्टिकल 12 एंड 13, तो स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आर्टिकल 12 में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड हो रहा है कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं वो इंक्लूड होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, किसमें, स्टेट में, ठीक है। सेकंड चीज, जो स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं वो सारे भी इंक्लूड होते हैं स्टेट में, जो आर्टिकल 12 में डिफाइन की गई है। थर्ड, ऑल लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सारी चीजें भी इंक्लूड हो रही हैं। इसके अलावा स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC, सेल वगैरह, ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती हैं। तो स्टेट को ऐसे डिफाइन क्यों किया गया, अदरवाइज कैसे है कि स्टेट को हम बेसिक सेंस में कैसे लेंगे कि हमारी जो स्टेट्स हैं टोटल इन इंडिया 28 स्टेट्स, उनको कंसीडर कर लेंगे, या तो ओवरऑल एक एंटिटी इंडिया को कंसीडर कर लेंगे। तो उसमें कौन कौन से पर्सन इंक्लूड हो रहे हैं, प्राइवेट एंटिटीज इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी प्रोविजंस हमें स्टेट में डिफाइन की है। जैसे इसको बहुत ही वाइडर सेंस में डिफाइन किया है सो दैट कोई भी एजेंसीज जो है वो सारी इंक्लूड की जा सके। कोई भी पर्सन जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो उनके एनफोर्समेंट के लिए हम कोर्ट तो जा सकते हैं, बट किस किस के अगेंस्ट ये एक्शन लिया जा सकता है वो सारी चीजें स्टेट में इंक्लूड करनी चाहिए, सो दैट उनके अगेंस्ट, उन एजेंसीज के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि कोई भी प्राइवेट बॉडी या कोई भी एजेंसी जो स्टेट के अंदर काम कर रही है एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, वो भी आर्टिकल 12 में जो स्टेट है उसके डेफिनेशन के अंडर आती है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेट को डिफाइन किया, ये हम क्या है कि एक बुनियाद बना रहे हैं, एक बेसिक फीचर बना रहे हैं, ठीक है, टू डिफाइन आवर फंडामेंटल राइट्स कि हमें क्या क्या पावर्स मिलेंगी। आर्टिकल 13 में क्या है कि कोई भी लॉज जो इनकंसिस्टेंट होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, उनको नील एंड वॉइड कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है। कोई भी लॉज जो डेरोगेशन में है, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट से, तो जुडिशियल रिव्यू से, जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या है कि कोर्ट में जाएगा कि ये लॉ जो है वो वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या है, ये हम सिटीजन हैं ऑलरेडी, या कुछ एलियंस को भी कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, ठीक है। तो उनको ये राइट ऑटोमेटिकली मिले हुए हैं। उनकी अगर वायलेशन होती है, वायलेशन मतलब उनके अगेंस्ट कुछ होता है, एक पर्सन फील करता है कि ओके मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो ही कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को हम गार्जियन बोलते हैं फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कुछ इसकी प्रोविजंस को डिवाइड करने के लिए हाई कोर्ट को भी ये पावर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड हाई कोर्ट को आर्टिकल 226, ठीक है, इसमें ये पावर्स दी गई हैं। तो थ्रू रिट्स वो हमें डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि ओके हमारे जो वायलेट हुए हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं उन एजेंसी के अगेंस्ट। तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो पावर्स दी गई हैं, ठीक है, दे कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। फाइन। जुडिशियल रिव्यू हमने देख लिया कि कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास कोई एक्ट गया कि ये लॉ इन्वेड कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो वो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है।
जो आर्टिकल 13 में बेसिकली जो वाइड कनोटेशन दी गई है लॉ की, उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। कोई भी परमानेंट लॉज जो इनैक्ट किए गए हैं बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो आते हैं। कोई टेम्परेरी लॉज जैसे ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट पास करता है वो आते हैं, स्टेट गवर्नर पास करता है। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशंस दिए गए हैं, वो अगर आपके लॉज को वायलेट करते हैं, जैसे यूपीएससी की ही नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, उसमें सारी प्रोविजंस दी गई हैं कि रिजर्वेशन कैसे है, सीट्स कैसे एलोकेट होंगी, तो बेसिकली वहां पे कोई भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज पर्सन कैन मूव टू द कोर्ट, ठीक है। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, ये जो पार्ट डी है ये बाद में ऐड किया गया। बेसिकली इससे क्या है, बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट लॉज, रिलीजन वाइज, ट्राइबल वाइज, ठीक है, सेक्शन वाइज लॉज बने होते हैं। कोई भी ऐसे लॉज या रूल्स निकाल देते हैं, इतने बड़ी हो गई बेटी तो शादी कर देनी है, या खाप पंचायत वगैरह, ये सारी, तो उनके अगेंस्ट भी लिया जा सकता है एक्शन, ठीक है। तो ये सारे अंडर आते हैं किसके, लॉ की डेफिनेशन के। तो इन जो भी लॉ है ये इनमें से कोई भी वायलेट हो रहा है, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो इसको वॉइड एंड निल डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। नॉट ओनली लेजिस्लेशन बट एनी ऑफ द अबव कैन बी चैलेंज, ठीक है। पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, बेसिकली उसको लॉ नहीं कंसिडर करते थे, ठीक है, तो इस वजह से उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था जुडिशियल रिव्यू में। बट केशवानंद भारती केस आया 1973 में, उससे क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चैलेंज हो सकती है बेस्ड ऑन क्या, कि अगर वो बेसिक फीचर को वायलेट कर रही हो, और हमें पता है कि फंडामेंटल राइट ऑलरेडी एक बेसिक फीचर है, तो इसके बेसिस पे भी वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। राइट टू इक्वालिटी में हमारे पास आते हैं 14 to 18 आर्टिकल्स, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी का बेसिक सिनेरियो क्या है वो इसमें हमने डिफाइन करने की कोशिश की है, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, हमने ये कहाँ से लिए हैं, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं और क्यों इंक्लूड करने पड़े, ठीक है। प्रोहिबिट किस किस चीज से किया गया है कि कोई भी सर्टेन ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, सो दैट लोगों में इक्वालिटी बनी रहे, जैसे प्रियम्बल में भी मेंशन किया गया है कि इक्वालिटी होनी चाहिए सोशल इकोनॉमिक लेवल पे। तो वो सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एम्प्लॉय कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे किसी भी बेसिस पे हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, फिर उसके बाद है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। कोई भी पहले कैसे था, अनटचेबल्स होते थे, हरिजन्स होते थे, ठीक है, उन लोगों को छूत ये सब चीजें फॉलो करते थे, तो अभी ये इसको अबॉलिश किया गया है आर्टिकल 17 के अंडर। उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, पहले कैसे होता था, नवाब, चौधरी, ये सारी चीजें यूज की जाती थी, ठीक है। तो इन सबको हटाने के लिए, सो दैट लोगों में इक्वालिटी आ सके, कोई किनशिप रूल ना हो सके, ठीक है, कोई भी मेंस पावर डिक्टेटरशिप, अनार्की ना इंट्रोड्यूस हो पाए, इसलिए आर्टिकल 18 इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। बट उसके बाद भी क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, जो अवार्ड्स मिलते हैं, भारत रत्न वगैरह, पद्म विभूषण वगैरह, उस अवार्ड्स के रिलेटेड, वो टाइटल्स के रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है इन आर्टिकल्स में, राइट इक्वालिटी में, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि स्टेट को डिनाई करता है कि वो किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करे, दे शुड परफॉर्म द इक्वल स्टेटस एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन टू लॉज, ठीक है। तो ये टेरिटरी, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है वहीं पे होगा, और ये किस किस को अवेलेबल है, सिटीजन को, फॉरनर्स को और लीगल पर्सन्स को। लीगल पर्सन्स कौन से होते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस लाइक LIC, ONGC वगैरह, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया है, ब्रिटिश ओरिजिन से लिया है। तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को डिनाई करना, ठीक है। तो ये स्टेट को डिनाई करता है टू डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। तो स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, इसलिए इट्स अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। तो एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल सब्जेक्शन होना चाहिए ऑफ ऑल पर्सन टुवर्ड्स द ऑर्डिनरी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। नो पर्सन चाहे रिच है, चाहे पुअर है, हाई है, लो है, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, सबको इक्वल प्रोवाइड करना चाहिए, लॉ, पनिशमेंट, व्हाटसोएवर, ठीक है,
लॉ जो है इक्वल ही मिलना चाहिए सबको, ठीक है। उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में क्या आता है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इट्स अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कि इक्वल सर्कमस्टांसेस के अंडर इक्वल ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए टू पीपल, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन प्रिविलेजेस, कॉम्फर्ट एंड लाइबिलिटीज। बेसिकली कैसे है कि एक पर्सन हैंडीकैप है, एक नॉर्मल है, तो हैंडीकैप को थोड़ी ज़्यादा प्रोविजन दे के उसको इक्वालिटी बेसिस पे ला के देन देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट। द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई वीआईपी पर्सन है तो उसको डिफरेंट मिलना चाहिए, तो फिर डिक्टेटरशिप रूल हो गया कि राजा के बेटे को पनिशमेंट नहीं मिल रही है, लोगों को मिल रही है, ठीक है। देयर शुड बी द सेम लॉज टूवर्ड्स ऑल द पर्सन, ठीक है, जो विद इन लैंड विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं, ठीक है। द लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ये क्या दिखाते हैं हमें कि इक्वालिटी होनी चाहिए लीगल स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में एंड जस्टिस में। आर्टिकल 14 ये हमें डिनोट करता है और ये परमिट भी करता है कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए ऑफ पर्संस, ऑब्जेक्ट्स, ट्रांजैक्शन बाय लॉ। अब कुछ गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको भी लॉयर मिलना चाहिए, वो फी नहीं पे कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ग्रांट्स दे दी एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। उसके बाद है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है कि जब किंगशिप होती है, डिक्टेटरशिप, अनार्की होती है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी रूल राजा बना रहा है या उसकी एडवाइजरी बॉडी बना रही है, वो लोगों को मानना पड़ रहा है, ठीक है। वो कभी भी कुछ भी बना रहे हैं तो वो मानना पड़ रहा है। बट अगर कोई पेपर डॉक्यूमेंट या कोई रूल ऑफ लॉ है तो इन दैट केस कैसे होगा कि वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, वेदर किंग और हुसोएवर, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ किसने दिया था कॉन्सेप्ट? एवी डाइसी, एक ब्रिटिश पर्सन था, उसने दिया था। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो कॉन्सेप्ट इसी से आया है। तो उसमें क्या है, 3 चीजें हैं। फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है पनिशमेंट मिल जाए उसको बिना बात के, लाइक उसने कोई लॉ भी ब्रीच नहीं किया है, ऐसे ही लाइक किंग को कोई पर्सन पसंद नहीं आ रहा है तो उसको पनिशमेंट मिल जाए, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर ब्रीच कर रहा है लॉ को तभी पनिशमेंट मिलेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन, रिच है, पुअर है, हाई है, लो है, कुछ भी है, अगर वो उसी लैंड के अंडर आता है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगी, ठीक है। सबके ऊपर इक्वल सेम ही लॉज लगेंगे फॉर द सेम क्राइम, फाइन। उसके बाद है प्रीमेसी ऑफ राइट्स टू इंडिविजुअल। इसमें क्या दिया है कि ब्रिटेन का कंसेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। और वो इंडिविजुअल की जो राइट्स है वो कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे? लॉ। बट यहाँ पे इंडिया में ये चीज़ फॉलो नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो राइट्स है वो लोगों के द्वारा ही डिसाइड किए गए हैं। इट्स नॉट बाय द कोर्ट रूल, ठीक है। तो इट्स नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, फाइन। फर्स्ट 2 रूल जो है वो एप्लीकेबल है रूल ऑफ लॉ के इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो रूल ऑफ लॉ है इन आर्टिकल 14 जो हमने फीचराइज करके लिया है वो बेसिक फीचर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बेसिकली इसको अमेंड करके डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इट कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू, फाइन। कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के। तो एक एक्सेप्शन ये है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो भी है उनको कुछ इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं अंडर आर्टिकल 361। तो क्या क्या इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं कि जब वो ऑफिस की ड्यूटीज़ ऑफिस की टर्म में है, उनके पास पावर्स है ऑफिस की, इन दैट केस दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, ठीक है। वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते रहेंगे, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती उनके अगेंस्ट ड्यूरिंग देयर टर्म। थर्ड चीज़ ये है कि कोई सिविल प्रोसीडिंग्स अगर उनके अगेंस्ट करनी है तो पहले 2 मंथ का नोटिस लगेगा, 2 मंथ में वो कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर दैट, आफ्टर गिविंग द नोटिस, फिर उसके बाद वो कोई भी केस चालू कर सकते हैं, ठीक है। उनकी कोई भी अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती, बिकॉज एक्चुअल किंग जो टूवर्ड द गवर्नमेंट जो है दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर उसी को अरेस्ट कर लिया तो ऑब्वियसली देश की रिप्रेजेंटेशन खतरे में होगी। तो इसलिए ये सारे रूल्स बनाए गए हैं कि नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, ना तो प्रेसिडेंट की ना ही गवर्नर की। नो पर्सन लायबल टू सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अगर ने उसने अखबार में या तो किसी भी चीज़ के थ्रू कोई न्यूज़ फैलाई है और अगर वो न्यूज़ सच है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं होगा,
ठीक है। और अगर उसने बोला है कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, विधानसभा में ये चीज़ें हुई हैं, अगर वो पब्लिकेशन कर दी है उसने, अगर वो सही है तो नहीं होगा। अगर रूमर्ड है, गलत है ऑब्वियसली, देन देयर विल बी अ प्रोसिक्यूशन। उसके बाद है हमारे पास नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स, ठीक है। कोई भी प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट नहीं होगी फॉर द थिंग कि उसने कोई वोट किया है पार्लियामेंट में और कुछ भी बात उसने वहाँ पे प्रेजेंट की है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 105 पार्लियामेंट के अंडर और आर्टिकल 194 फॉर द लेजिस्लेचर मेंबर्स, ठीक है। आर्टिकल 31C क्या है, एक्सेप्शन है टू आर्टिकल 14। जहाँ पे आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है और वो चीज़ आर्टिकल 31C के अंडर आ रही है, तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ठीक है। जो आर्टिकल 39BC है पार्ट, वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSPs के अंडर आते हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है आर्टिकल 31C के थ्रू हो रही है। तो आर्टिकल 39B और C में क्या है कि ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, बेसिकली कॉमन गुड के लिए जो भी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टू द पीपल, वो कितना जस्टिफाइबल है कितना नहीं, तो इन दैट केस कितनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो आर्टिकल 14 को अगर वायलेट भी कर रहा है, देन ऑल्सो इट्स नॉट अंडर द जुडिशियल रिव्यू। फॉरेन जो सॉवरेन्स है, एम्बेसडर्स है, ठीक है, डिप्लोमेट्स हैं, वो उनके पास भी स्पेशल इम्यूनिटी होती है, ठीक है। कुछ केसों में ये होता है कि वो इंडिया में प्रोसिक्यूट नहीं होंगे, बैक कंट्री जाके प्रोसिक्यूट होंगे या प्रोसीडिंग्स होंगी, कुछ भी सिविल और क्रिमिनल। बट कुछ केस में ये होता है कि उनको किसी और लैंड में जाके उन्होंने कुछ किया है, तो उनके अगेंस्ट कोई भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगी, तो इसलिए कोई भी प्रोसिक्यूशन या प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, ठीक है। UN, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो भी एजेंसीज है, जो भी मेंबर्स है, वो भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के अंडर आते हैं, ठीक है। उनके अगेंस्ट भी कोई भी लॉ नहीं लग सकता। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो इसमें क्या होता है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है अगेंस्ट एनी सिटीजन। किस किस ग्राउंड पे, यहाँ पे एक ओनली वर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये ही चीज़ों पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, दीज आर द 5 थिंग्स। और ये सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कहाँ कहाँ पे, एक्सेस टू शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। ये सिर्फ अगेंस्ट किसके हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेट कौन नहीं कर सकता है, स्टेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कुछ ऐसे, स्टेट नहीं कर सकता है, ठीक है। यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट एंड एवरीथिंग, ये होली या पार्शली जो स्टेट फंड के अंडर आते हैं या फिर जनरल पब्लिक के लिए ही वो बने हुए हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल, तो ये दोनों के अगेंस्ट जो है डिनाइबल कंडीशन है, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज ओनली अगेंस्ट द स्टेट, मतलब स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। सेकंड वाले में स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। बट यहाँ पे ओनली वर्ड पे ध्यान देना है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी अदर ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड, ओनली ऑन दिस 5 ग्राउंड्स। में कुछ 4 एक्सेप्शंस है। फर्स्ट ये है कि विमेन और चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, विमेन को रिजर्वेशन मिल सकती है इन लोकल बॉडीज, अगर पंचायत सिस्टम है वहाँ पे, पार्लियामेंट है वहाँ पे, लेजिस्लेटिव बॉडीज है वहाँ पे, म्यूनसिपैलिटी वहाँ पे, ठीक है। और प्रोविजन फॉर फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन भी मिल सकती है कि जैसे 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को, ठीक है, या फिर प्री स्कूल मिलना चाहिए, ऐसे। उसके बाद स्टेट ने कुछ सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस के सिटीजन हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट के जो पर्सन है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ रिजर्वेशंस भी कर सकती है, रिजर्वेशन ऑफ सीट या फी कंसेशन भी कर सकती है। अगर जनरल के लिए 500 है, उनके लिए 200 या 100 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो सकती हैं टूवर्ड्स द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बट मिनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्सेप्शन है, ठीक है। मिनॉरिटी में ये नहीं हो सकता। एडमिशन जो है टू एजुकेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों में हो सकती है। फाइन। स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अभी 2019 में भी ये चीज़ लागू हुई थी कि 10% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा दी जा सकती है टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। जो पर्सन किसी भी चीज़ में SC ST या OBC बेनिफिट्स में नहीं आते, वो इस चीज़ में इंक्लूड हो सकते हैं। उनको कैसे बायस किया जाएगा, लाइक बेस्ड ऑन द फैमिली इनकम
कि उनको इनकम कितना हो रहा है, इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग है, कितनी प्रॉपर्टी उनके पास है। तो 10% जो रिजर्वेशन होगी दैट विल बी एक्सेप्शनल टू द रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन एजुकेशन, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो रिजर्वेशन है वो कैसे इवॉल्व हुई ये हम पढ़ेंगे। जैसे 2006 में सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट आया, ठीक है, तो उसमें क्या था 27% कोटा देने की बात हुई, ठीक है, टू ओबीसीज। कहाँ पे, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आईआईटीज हैं, आईएम्स हैं, इन सब में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में क्या किया, ओबीसी को तो इंक्लूड कर लिया बट बोल दिया कि क्रीमी लेयर मतलब जिनकी हायर इनकम है, जो वेल सेटल्ड हैं, उनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। तो बेसिकली क्रीमी लेयर को कैसे डिफाइन किया इन ओबीसीज, ठीक है, तो कैसे डिफाइन किया कि कोई भी पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ एससी, एचसी, सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, एसपीएससी, सीईसी, कैग, ये जो भी मेंबर्स हैं अगर इनके बच्चे हैं तो नहीं होगा, या पीपल मतलब उनकी फैमिली के हैं, ठीक है, उनको वो क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है, ग्रुप ए क्लास 1 और ग्रुप बी के क्लास 2 ऑफिसर जो भी हैं इन इंडिया सेंट्रल स्टेट सर्विसेज, ठीक है, वो नहीं आएंगे। पीएसयू बैंक में काम करने वाले जो भी पर्सन हैं, ठीक है, वो लोग भी एक्सक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो मतलब क्रीमी लेयर में आएंगे वो। तो रैंक ऑफ कर्नल और अबव जो आर्मी में होते हैं, इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होंगे वो क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, आर्टिस्ट, ऑथर, कंसल्टेंट, ये भी किस में आएंगे, क्रीमी लेयर में आएंगे। जो पीपल एंगेज इन ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री जो होंगे वो भी क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है, ये सारी लिमिट्स दी। और कैसे था, ग्रॉस एनुअल इनकम की भी एक लिमिट दी, जैसे 8 लाख की अभी एट प्रेजेंट है, बट स्टार्टेड विद 1 लाख, देन केम टू 8 लाख। ठीक है, धीरे धीरे चेंज होता रहा अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन और टाइम्स, जैसे भी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, डिफ्लेट हो रही है वैसे। ठीक है, तो रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट आया इन 2019, 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इसमें बेनिफिशियरी कौन थे, जिनकी ऑलरेडी किसी रिजर्वेशन में वो ऑलरेडी कवर्ड नहीं है, वो लोग थे 8 लाख से इनकम उनकी ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम जो थी वो कम है। ठीक है, फैमिली इनकम में क्या क्या आता है, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन जो भी उनकी फैमिली फॉलो कर रही है, और क्या चेक किया जाएगा, लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का इनकम चेक किया जाएगा। फाइन, पर्सन जिनकी फैमिली इनमें से कोई भी एक चीज़ पोजेस करती है, ठीक है, वो एक्सक्लूडेड होंगे। कौन, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और अबव, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट। ये सारी कंडीशंस एक बार रीड कर लेना। ठीक है, इनमें से कोई भी है तो वो एक्सक्लूड होगा, तो बेसिकली उसको ईडब्ल्यूएस में नहीं कंसीडर किया जाएगा। सो आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक मतलब गवर्नमेंटल जिसमें स्टेट का कोई हिस्सा हो। ठीक है, तो आर्टिकल 16 में हमारे पास क्या है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसको, सिटीजन को, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। ठीक है, whosoever वर्किंग इन इंडिया एज फॉरेनर्स दे कांट हैव दिस बेनिफिट। ठीक है, तो हमारे पास है ऑल सिटीजन के लिए है, मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली। ठीक है, ये अलग है, इसमें रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तो वही है, डिसेंट एंड रेजिडेंस इसमें ऐड हुए हैं, ये एक बार ध्यान में रखना। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे रेजिडेंस एक एक्सेप्शन हो सकता है कि एक स्टेट या यूटी ने बोल दिया कि अगर किसी का डोमिसाइल यहाँ का है तो उसके पास ये प्रोविजन मिल सकती है, बट ये एक्सपायर हो गया था 1974 में। अभी सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ही है जो ये कंडीशन लगा सकते हैं। रिजर्वेशन मिल सकती है फॉर द अपॉइंटमेंट और पोस्ट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जो एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं इन द सोसाइटी, उनको। फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई माइनॉरिटी बेस्ड रिलीजन डिनोमिनेशन है तो वहाँ की कोई गवर्निंग बॉडी में रिजर्वेशन हो सकती है कि इसी रिलीजन का बंदा उसको गवर्न कर सकता है। ठीक है, फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, जैसे हमने लास्ट स्लाइड पे भी पढ़ा, तो 10% अपॉइंटमेंट के लिए 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिल सकती है। अभी उसके बाद क्या हुआ, मंडल कमीशन एंड आफ्टर मैथ में हमारे पास 1977 में फर्स्ट टाइम जनता गवर्नमेंट आई। ठीक है, मोरारजी देसाई के अंडर, तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के अंडर उन्होंने मंडल कमीशन बिठाया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। ठीक है, 1979 में।
तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि रिजर्वेशन ऑफ 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब जो है ओबीसीज को देनी चाहिए, फाइन। और जो टोटल कोटा है रिजर्वेशन का वो 50% से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 50% हो सकता है, ठीक है। वीपी सिंह गवर्नमेंट ने भी ये फॉलो कर लिया कि 27% ओबीसीज को देना चाहिए। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसके अलावा 2 चीज़ें और इंट्रोड्यूस कर दी। फर्स्ट चीज़ उन्होंने बोला कि ओबीसीज को इंक्लूड करो, बट उसमें पुअर ओबीसीज को ये ज़्यादा रिजर्वेशन मिलनी चाहिए एज कम्पेयर टू इनकी स्टेबल कंडीशंस हैं, ठीक है। और 10% उन्होंने एक्स्ट्रा जॉब रिजर्वेशन देने को बोला टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड ऑफ हायर कास्ट, ठीक है। हायर कास्ट में जनरल में भी हो सकता है ना कि लोग पुअर हो, फाइन। मंडल केस आया 1992 में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट की, क्या रिजेक्ट की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी हम रख लेते हैं, बट जो 10% का कोटा है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्रीमी लेयर जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। क्रीमी लेयर हमने पढ़ा कि कौन कौन हो सकता है, उसको बोल दिया कि एक्सक्लूड हो जाएगा। सेकेंड थिंग उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन जो होगी वो प्रमोशन में नहीं होगी, ठीक है। इनिशियल अपॉइंटमेंट में ठीक है रिजर्वेशन मिल गई, एक बार अपॉइंटमेंट हो गई, एक बार आपने अर्न करना शुरू कर दिया, उसके बाद आपकी कैपेबिलिटी पे प्रमोशंस होंगे। बट कोई भी रिजर्वेशन अगर प्रमोशन पे लगी हुई है तो उसको 5 साल तक कंटिन्यू करो, उसके बाद बंद कर दो, ठीक है। तो ये 1997 तक ये जो भी थी अपलिफ्ट हो गई थी, फाइन। उसके बाद हमारे पास टोटल रिजर्व कोटा जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 50% से ज़्यादा, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस आती हैं देन डिफरेंट बात है। उसके बाद है कैरी फॉरवर्ड रूल। इसमें उन्होंने बोला कि 50% का कोटा वायलेट ना हो तो यू कैन फिल द बैकलॉग वैकेंसीज एज वेल, ठीक है। बट अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश करनी चाहिए ये एग्जामिन करने के लिए कि कौन ओबीसीज में इंक्लूड होने चाहिए, कौन नहीं होने चाहिए, अंडर इंक्लूजन ओवर इंक्लूजन को चेक करने के लिए, ठीक है। ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये हम चेक करते हैं। रामनंदन कमेटी आई 1993 में। उन्होंने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया ओबीसी की लिस्ट को, ठीक है। कुछ कुछ डेटा दिया कि इतने ओबीसीज हैं, लोग आ सकते हैं, इतने कास्ट इसमें आ सकते हैं, इतने सेक्शन उसमें आ सकते हैं, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में फर्स्ट टाइम बैठा तो टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स ऑफ अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन एंड नॉन इंक्लूजन। 76th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 आया, तो इसमें क्या था, तमिलनाडु ने रिजर्वेशन दे दिया। और 9th शेड्यूल में मतलब जो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता था उस टाइम, अभी तो आता है, ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू उन्होंने क्या किया, ये 9th शेड्यूल में डाल के 69% रिजर्वेशन दे दी, जो कि 50% को ऑब्वियसली क्रॉस कर रही थी, ठीक है, विच इज नॉट लीगल। देन 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 आया, तो इसमें क्या किया, पहले की सारी वैकेंसीज को उन्होंने नलिफाई कर दिया, अगेन से रीस्टार्ट किया। उन्होंने कुछ कुछ प्रोविजंस ऐड की इन आर्टिकल 16। तो क्या क्या प्रोविजंस थी, एक तो अनफिल्ड जो रिजर्व वैकेंसीज थी उनको एक सेपरेट क्लास दिया, रेदर देन उनको फिलिंग इन कमिंग ईयर्स उनको सेपरेट क्लास देके फिर उनको सक्सीडिंग ईयर्स में फिलअप करना है, ठीक है। सेपरेट क्लास दे दिया, उससे क्या हो गया कि उस साल की तो 50% वैकेंसीज मिल ही रही है, बट उस सेपरेट क्लास में जो भी कोटा बन रहा था उनको फिलअप हो रहा है। तो बेसिकली जो सीलिंग था रिजर्वेशन का वो सब हट गया, ठीक है। उस साल की तो फॉलो हो रही है 50%, ठीक है। नेक्स्ट ईयर की जो भी आएंगी वो भी फॉलो होंगी, बट जो बैकलॉग रहते जा रहा है उनको कैसे फिलअप कर रहे हैं, रिजर्वेशन फॉलो हो रही है या नहीं पता, फाइन। उसके बाद है रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। इसमें क्या है, 103rd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आया 2019 में, 10% रिजर्वेशन दी ईडब्ल्यूएस को, बट इसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन थी, जैसे कुछ साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट है जिसमें रिजर्वेशन को एग्जाम किया गया, ठीक है, जिसमें कैपेबिलिटी की ज़रूरत है, कोई R&D वर्क है, कोई मेडिकल एड है, ठीक है। उसमें क्या है, द पोस्ट शुड बी इन ग्रेड्स अबव द लोअर ग्रेड इन ग्रुप ए ऑफ द सर्विस कंसर्न्ड, मतलब उसके लोअर ग्रेड से स्टार्ट होके ऊपर तक जो जा रही है उसमें ये रिजर्वेशन खत्म किया जा सकता है। ऑब्वियसली जो भी अपनी कैपेबिलिटी से वहाँ पे पहुंचेगा दे शुड बी प्रमोटेड। सेकेंड थिंग ये हो सकती है कि साइंटिफिक और टेक्निकल बेसिस पे, ठीक है, कोई R&D वर्क हो रहा है एग्जैक्ट साइंसेज में या नेचुरल साइंसेज में, बेसिकली इट्स नॉट अ अटमोस्ट रिक्वायर्ड थिंग, बट इसमें R&D वर्क करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या होता है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी
बेस्ड ऑन द मेरिट, ठीक है। थर्ड चीज़ ये है कि कोई भी पोस्ट कंडक्टिंग रिसर्च और ऑर्गेनाइजिंग, गाइडिंग और डायरेक्टिंग रिसर्च, उसके लिए भी रिजर्वेशन ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी है एक्सेप्शन जो AWS में इंक्लूड नहीं होगी। आर्टिकल 17 एंड 18 क्या क्या अबॉलिश किया? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी वॉज अ मेजर इशू एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज क्या हो रहा था कि हरिजन्स को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। उनको लेबर वर्क ही मिल रहा था। लाइक अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, वो दूर से ही उससे निकल जाएंगे, ठीक है। ब्राह्मण्स एंड हरिजन्स जो शूद्र थे उसमें बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी। तो इस सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17 आया, तो इन्होंने अबॉलिश कर दिया अनटचेबिलिटी को। दो अनटचेबिलिटी इटसेल्फ डिफाइंड नहीं है इन कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें क्या कंसीडर होगा क्या नहीं कंसीडर होगा, ये फॉरबिड करता है प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, ठीक है, अनटचेबिलिटी की। मैसूर हाई कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो अनटचेबिलिटी वर्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को टच नहीं करना है। इट कवर्स दैट सोशल डिसेबिलिटीज जो उस टाइम पे थी, जो हिस्ट्री में थी या जो अभी प्रेजेंट में है, तो सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज्ड ऑन सर्टेन क्लासेस, उन सबको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बाय बर्थ बाय कास्ट जो होती हैं उस सब को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17 है, ठीक है। इसमें लेकिन सोशल बॉयकॉट फॉर फ्यू इंडिविजुअल्स वो कवर नहीं होता है, ठीक है। अनटचेबिलिटी में सोशल बॉयकॉट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज ये कवर नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 में ये बोला कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है और स्टेट के अगेंस्ट भी है, और अगर प्राइवेट इंडिविजुअल कोई आर्टिकल 17 को इसे फॉलो नहीं कर रहा है तो ये स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए सो दैट ये राइट वायलेट ना हो किसी का भी, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल में क्या है, आर्टिकल 18 में बताया है कि 4 प्रोविजंस है। कोई टाइटल नहीं ले सकता है, ठीक है। जैसे पहले नवाब, चौधरी वगैरह ये टाइटल्स आते थे, ये टाइटल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। मलिक आए, हिंद एंड एवरीथिंग। तो अभी क्या है कि मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल कोई भी ले सकता है। एकेडमिक कैसे होता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है। मिलिट्री कैसे होता है, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, ये सारे रोल्स के टाइटल जो है वो ले सकते हैं। टू सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए है, बट कोई भी अदर टाइटल वो नहीं ले सकता, बिकॉज किंगशिप और इनइक्वालिटी को खत्म करना था, ठीक है। तो हमारे पास है प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है। कोई भी इंडियन सिटीजन है, कोई भी टाइटल नहीं ले सकता फॉरेन स्टेट से। अगर कोई फॉरेनर यहाँ पे कोई स्टेट ऑफिस होल्ड कर रहा है, ठीक है, या कोई ट्रस्ट या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, तो वो भी ऐसे कोई भी टाइटल नहीं ले सकता फॉरेन स्टेट से विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद है कोई भी सिटीजन या फॉरेनर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट कर रहा है, तो उसको भी प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा बिफोर टेकिंग एनी गिफ्ट एंड प्रेसिडेंट और टाइटल, ठीक है। तो ये कैसे टाइटल कैसे कैसे थे, महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ये सारी चीज़ें टाइटल्स थी, ठीक है। इस सबको हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में। बेसिकली वैलिडिटी ये भी रखी कि जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो भी टाइटल्स हैं ये टाइटल नहीं है, ग्रेचुइटी रिवॉर्ड्स हैं, ये अवार्ड्स हैं। इसको प्रीफिक्स या सुफिक्स नहीं लगा सकते हैं कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर जिसको मिला है तो दीज आर नॉट द टाइटल्स। ये वाले अवार्ड्स कब स्टार्ट हुए थे, भारत रत्न वगैरह 1954 में स्टार्ट हुए थे। 1977 जब जनता गवर्नमेंट आई थी तब ये हटा दिए गए थे। 1980 में दोबारा इंदिरा गवर्नमेंट आई तो रिवाइव कर दिए गए थे, ठीक है। तो अभी तक भी चलते आ रहे हैं। तो दिस वाज आर्टिकल 18। अभी आर्टिकल 19 to 22 जो है ये फ्रीडम कवर करेगा, राइट टू फ्रीडम। हमें किस किस टाइप की फ्रीडम मिली हुई है, असेंबली की, स्पीच की, साइलेंस की, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो फ्रीडम में बेसिकली इट्स नॉट पर्टिकुलर टू सिटीजन और फॉरेनर, इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक किसी ने कोई क्राइम किया है तो उस कन्विक्शन को, उस विक्ट को क्या क्या फ्रीडम मिलेगी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी किस किस को मिलती है, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन की जो फ्रीडम है वो किसको मिल रही है, और अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट भी कुछ कुछ प्रोटेक्शन मिलती है उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है, तो वो क्या क्या मिलती है, दैट इज ऑल इन राइट टू फ्रीडम।
तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 में बेसिकली 6 राइट्स सिटीजन को दिए गए हैं। दोज आर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कि कोई भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, फॉर द वेलफेयर। राइट टू मूव फ्रीली, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, हमें कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती कि किसी भी एरिया में जाने के लिए इन इंडिया, ठीक है। हम स्टेट के विद इन भी फ्री मूव कर सकते हैं, विद इन इंडिया भी फ्री मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट टू रिजाइड एंड सेटल, रिजाइड एंड सेटल ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। रिजाइड का मतलब होता है कि हम टेम्परेरी कहीं जगह पे जा रहे हैं, सपोज हम कहीं भी जॉब कर रहे हैं, लाइक बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, देन इन दैट केस कैसे होगा, टेम्परेरीली हमने वहाँ पे शिफ्ट कर लिया, रेंटेड हाउस ले लिया, फ्लैट ले लिया। सेटल का मतलब ये होता है कि परमानेंटली हम अपनी फैमिली के साथ किसी पर्टिकुलर जगह पे, सपोज हॉलीडे होम के लिए हम शिमला शिफ्ट हो गए, रिटायरमेंट के बाद सब लोग शिमला शिफ्ट हो गए या कुछ ऐसे, ठीक है। तो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन हमारे पास है कि हम कोई भी प्रोफेशन, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो ये हमारे प्रोफेशन पे है कि हम कौन सा लेना चाहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्टेट एक्शन, ठीक है, इसमें ये है कि स्टेट इसमें कुछ इंटरवीन नहीं करेगी, बट प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस क्या क्या कवर करती है हम आगे पढ़ेंगे। लाइफ एंड लिबर्टी में क्या क्या है कि कौन कौन से केसेस आए, गोपालन केस में क्या वर्डिक्ट था, मेनका केस में क्या वर्डिक्ट था, कैसे कैसे हमें राइट्स मिले हैं, तो वो पढ़ेंगे। आर्टिकल 21A जो बाद में ऐड हुआ था, पहले आर्टिकल 45 बेसिकली इट वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो ये ऐड क्यों किया गया, इसकी रिक्वायरमेंट कैसे हुई, कैसे एवोल्यूशन हुआ, ये सब पढ़ेंगे। आर्टिकल 22 में ये जो पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड particularly it's followed in India and democracies में most of them में follow नहीं किया जाता, तो इसकी क्या significance है ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बेसिकली 6 टाइप के हैं। तो फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, एनी सिटीजन जो इंडिया का है उसके पास राइट है, राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स, किस किस फॉर्म में, वर्ड ऑफ माउथ, या तो बोल के, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग, किसी भी मैनर में वो प्रोपेगेट कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी पर्सन अपने व्यूज़ बता सकता है, उसके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जैसे न्यूज़पेपर, मीडिया, ठीक है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स कर सकता है। बट राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोन कन्वर्जेशन, बेसिकली हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और कोई आपका फ़ोन टैप कर रहा है, ऐसा राइट किसी के पास नहीं है, ठीक है, नो वन कैन टैप ऑन इट, ओके। राइट अगेंस्ट बांध, बेसिकली बांध क्या होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी रैली निकाल रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन रैली निकाल रही है, उसकी वजह से आपको ट्रैफिक जैम्स मिल रहे हैं और ये सब, तो उसके अगेंस्ट भी आपके पास राइट है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, क्या वो आपके फेवर में कर रही है, क्या लॉज बना रही है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अगर आपके पास राइट टू स्पीच है तो यू हैव राइट टू साइलेंस ऑल्सो। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, बेसिकली कैसे होता है, कुछ कुछ न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स छापने के लिए वो प्री सेंसर कर देते हैं कि ये हटा दो, ये हटा दो, बट फिर उससे क्या होता है कि मीडिया पार्शियल हो जाता है, बेसिकली बायस हो जाता है, ठीक है, इट वोंट बी लाइक अनबायस्ड मीडिया, तो उसके अगेंस्ट भी आपके पास राइट है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है कि कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम इस एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं करेंगे, तो वो कर सकते हैं, या गवर्नमेंट की किसी एक्टिविटी के अगेंस्ट कोई रैली निकालनी है वो कर सकते हैं, बट पीसफुल वे में, वायलेंट वे में नहीं। बट राइट टू स्ट्राइक नहीं है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग से अलग होता है, राइट टू स्ट्राइक वो नहीं है। उसके बाद है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्वियसली हर चीज़ पूरी अब्सोल्यूट नहीं आती है, इट्स क्वालिफाइड ऑलवेज, ठीक है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती है, जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मेंटेन रहनी चाहिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बने रहने चाहिए, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हर जगह पे, नॉन वायलेंट तरीके से, ऐसे नहीं है कि आप जा रहे हो, जाते टाइम पे आपने किसी का ग्लास तोड़ दिया या कुछ ऐसे, ठीक है, तो वो वायलेंट वेज नहीं चलेंगे। तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, डिसेंसी रहनी चाहिए, मॉरलिटी रहनी चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट ने जो भी एक्ट्स एंड लॉज हैं तो उस चीज़ को फॉलो करते रहना चाहिए, कोई डिफेमेशन नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये है कि आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, यूनियन फॉर्म
फॉर्म कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब कोई वेलफेयर के लिए, एक पर्टिकुलर कॉज के लिए आपने सोसाइटी बना ली, वो सब चीज़ें कर सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर ली, कोई पार्टनरशिप फॉर्म कर ली, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट इसके साथ साथ क्या है कि फॉर्म भी कर सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो। कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टी है, उसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। अगर आपकी विल नहीं है, यू डोंट वांट टू ज्वाइन, देन ऑल्सो दैट फ्रीडम इज अवेलेबल इन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आपने कोई एसोसिएशन बना ली, बट उसकी रिकॉग्निशन होना, राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन, वो फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रेड यूनियन के पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो लॉकडाउन कर दें या फिर वो स्ट्राइक कर दें। ठीक है, ये पावर्स ट्रेड यूनियंस के पास नहीं दी है। अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल लॉ। फाइन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि यूनिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी बने रहने चाहिए। पब्लिक ऑर्डर ऑलरेडी हमने देख लिया। मोरालिटी का मतलब है कि रॉन्ग और राइट डूइंग, तो राइट डूइंग करनी चाहिए टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द पीपल और सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो है वो अवेलेबल है सिटीजन्स को और शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी को, बट फॉरेनर्स और लीगल पर्सन को ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी फ्रीडम देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इसके बारे में आप देख लेना। ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली दी गई है एवरी सिटीजन को, मतलब असेंबल हो जाओ। ठीक है, कोई चीज़ डिस्कस करनी है, किसी इशू के बारे में डिस्कस करना है, बट पीसफुली विदाउट आर्म्स, कोई भी आर्म्स लेके नहीं, कोई भी लाइक गन्स और रिवॉल्वर्स लेके नहीं। ठीक है, या कुछ भी फायर के लिए कुछ भी। तो इट इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस। ठीक है, कोई भी पोजेशंस लेके जा सकते हो, बट पब्लिक लैंड पे, ऐसे नहीं किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे चले गए। ठीक है, इट डज नॉट प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट नहीं होता है कि अगर आप राइट कर रहे हो, वायलेंट वे है, डिसऑर्डरली वे है, ट्रैफिक जैम्स कर रहे हो जानबूझ के, ठीक है, सारी पब्लिक को उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस, जोर जोर से नारे लगा रहे हो या विद आर्म्स हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है फ्रीडम ऑफ असेंबली में। ठीक है, तो ये राइट टू स्ट्राइक जो है फ्रीडम ऑफ असेंबली कवर नहीं करता है। इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, एक तो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, दूसरा पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये है कि कहीं भी ट्रैफिक जाम ना लगे, मेंटेनेंस बनी रहे। ठीक है, कोई भी तोड़फोड़ नहीं मचाए, रेबल्स मारना शुरू हो जाते हैं लोग या कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर कैसे है कि मजिस्ट्रेट जो है वो एक असेंबली को रिस्ट्रेन भी कर सकता है कि आप इकट्ठे नहीं हो, अगर उसको लगता है कि इसके पीछे कोई रिस्क या ऑब्स्ट्रक्शन या कोई डेंजर है टू ह्यूमन लाइफ, ठीक है, या कोई रायट्स हो सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें। तो सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड क्या बोलता है कि असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, अनलॉफुल हो जाती है अंडर सम सर्कमस्टांसेस। कैसे है कि कोई टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ लीगल प्रोसेस, बेसिकली कोई भी लॉ फॉलो कर रहा है उसके अगेंस्ट आपने मोर्चा शुरू कर दिया, या फोर्सिबली किसी की ज़मीन ऑक्यूपाई करना चाहते हो, या कोई ऐसी एक्ट करना चाहते हो, ट्रेसपासिंग करना चाहते हो, मतलब किसी और की प्रॉपर्टी में घुस के कोई क्रिमिनल एक्ट करना चाहते हो, या ये सारी चीज़ें बेसिकली किसके अंडर आती हैं कि उस केस में आईपीसी सेक्शन 141 लग सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सेक्शन 144 ये आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, और सेक्शन 141 आता है इंडियन पीनल कोड के अंदर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, इंडिया में यूनिटी मेंटेन करने के लिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम पूरा इंडिया, हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप है एंड वी बिलोंग टू इंडिया, इस चीज़ के लिए यूनिटी दिखाने के लिए क्या किया है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया है कि हम किसी भी टेरिटरी में मूव कर सकते हैं विद इन इंडिया। ठीक है, किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं, यूटी में जा सकते हैं, और विद इन वन स्टेट भी हम मूव कर सकते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, नेशनल फीलिंग को प्रमोट करने का। ठीक है, उसके बाद है कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को देखना चाहिए। अगर पब्लिक का इससे कोई नुकसान हो रहा है तो ऑब्वियसली दे कैन रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, उसके कोई पर्सनल कोई कस्टम्स है, कोई रिचुअल्स है, ठीक है, अगर हम उनको हर्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बेसिकली टू सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल वोकेशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है,
तो उसके बाद है प्रोस्टिट्यूट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ड्यू टू मतलब टेक केयर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक मॉरल्स उन्होंने प्रोस्टिट्यूट का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एड्स पेशेंट का रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैलिडेट किया था कि एड्स पेशेंट भी रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज़ 2 डायमेंशन, ठीक है, एक इंटरनल एक्सटर्नल। जो इंटरनल है बेसिकली विद इन कंट्री जो मूवमेंट है वो किस में कवर होता है, आर्टिकल 19 में कवर होता है। बट जो एक्सटर्नल है वो आर्टिकल 21 के अंडर आता है, जो आउटसाइड कंट्री जाना है और कंट्री में वापस आना है। जैसे कोरोना के टाइम पे देखो कि कंट्री से बाहर जाना है तो उसके लिए भी देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। कंट्री में कोई आ रहा है पर्सन तो उसको भी सेल्फ क्वारंटाइन करना पड़ेगा या कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो दिस कम्स अंडर द आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बिकॉज सम अदर पीपल कैन गेट इन्फेक्टेड। फाइन। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में हमारे पास ये है कि एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी। रिजाइड का मतलब ये है कि टेम्परेरी किसी पार्ट में जाना चाहता है, स्टडी के लिए गया, 2 साल वहाँ पे रुक गया। सेटल होने के लिए मतलब ये है कि यू वांट टू सेटल देयर फॉर द लाइफ टाइम, आप अपना घर वहाँ पे बनाना चाहते हो। राइट हैज़ 2 पार्ट, ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद पर्पस क्या होता है, बेसिकली इंटरनल बैरियर्स को रिमूव करने का। अगर फॉरेन कंट्री जाना होता है तो हमारे वीज़ा लगते हैं, ठीक है, वी नीड स्पेशल प्रोविजंस लगती है, ठीक है, वीज़ा के लिए चेकिंग्स होती है एंड एवरीथिंग। बट इंटरनल हमारे पास ऐसी कोई बैरियर्स नहीं है। अगर हम प्लान करते हैं कि ठीक है हमें घूमने जाना है, सपोज केरला घूमने जाना है, तो वी कैन डायरेक्टली गो, हम फ्लाइट बुक करेंगे या बस बुक करेंगे, ट्रेन बुक करेंगे, ठीक है, एंड वी कैन गो। उसके बाद हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक मेंटेन रहना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब वाला ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। प्रोस्टिट्यूट एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स कौन से होते हैं? हैबिचुअल ऑफेंडर जो मतलब जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, ठीक है, कुछ परमानेंटली वो ऑफेंड करते रहते हैं, लाइक उस पर कुछ अटेम्प्ट टू मर्डर है, अटेम्प्ट टू रेप है या कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ का कोई चार्ज है, ठीक है, तो ऐसी कैन हेल्प दैट कि उनको बैन कर सकती है, ठीक है, कि इस एरिया में वो नहीं जा सकते। राइट टू रेजिडेंस एंड राइट टू मूवमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, कुछ कुछ उनके प्रोविजन जो है वो ओवरलैप भी करते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में हमारे पास क्या आता है कि एवरी सिटीजन के पास राइट है कि वो कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट कर सकता है टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है, बस उसमें कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन आएंगी कि क्या क्या, कोई R&D वर्क है, कोई मतलब R&D वर्क लाइक DRDO वगैरह का कोई काम है, या फिर वेपन्स बनाने हैं, या कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने हैं जो देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी को हर्ट कर सकता है, तो इन दैट केस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। अदरवाइज वी कैन प्रोफेस एनी प्रोफेशन, प्रैक्टिस कर सकते हैं। द राइट इज़ वेरी वाइड एज इट कवर्स ऑल द मीन ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। स्टेट के पास जो है कुछ कुछ पावर्स है, जैसे वो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस बोल सकती है। सपोज जैसे आपने UPSC का एग्जाम देना है तो आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, तो कुछ कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस वो दे सकती है कि अगर आप ये करोगे देन ओनली यू कैन अपियर फॉर दिस थिंग, ठीक है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो फॉर श्योर एटलीस्ट MBBS की डिग्री होनी चाहिए, ओनली देन यू कैन हैव द टाइटल ऑफ डॉक्टर, ठीक है। और स्टेट के पास ये भी राइट है कि अगर वो कोई काम कर रही है, सपोज DRDO का कोई काम है, ISRO का कोई काम है, तो उसमें वो किसी को इंक्लूड करना चाहती है सिटीजन को तो इंक्लूड कर भी सकती है, नहीं भी करना चाहती तो भी नहीं कर सकती, ठीक है। ये मोनोपोली स्टेट के पास राइट है कि वो मोनोपोली मेंटेन कर सकती है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए स्टेट को कुछ नहीं देना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये स्टेट के पास पावर है। स्टेट कैरीज अ ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस either as a monopoly, complete और partial to exclusion of citizens, ये possible है, ठीक है। right does not include right to carry a profession जिसमें immoral हो, like कि आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो, विमेन और चिल्ड्रन को बेच रहे हो, ले रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़, ठीक है, या डेंजरस या हार्मफुल ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, नार्कोटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हो, वो इंक्लूडेड नहीं है। ऑब्वियसली इन दैट केस पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है, इस चीज़ की फ्रीडम नहीं है। आर्टिकल 20 इसमें क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर कोई कन्विक्ट है उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे, ठीक है। इन दैट केस आर्टिकल 20 ग्रांट करता है कि एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आर्बिट्ररी पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी टू एक्यूज पर्सन। कोई एक्यूज पर्सन है वो सिटीजन भी हो सकता है, फॉरेनर, लीगल पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सज़ा तो 10 साल की बनती थी बट 20 साल की दे दी, ये भी
नहीं है कि सज़ा तो बनती थी कि 5 साल वो जेल में रहे, इम्प्रिजनमेंट हो, बट उसको फांसी की सज़ा दे दी। तो कोई भी आर्बिट्री नहीं दी जा सकती, ठीक है। इसके लिए कुछ कुछ प्रोविजन है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब क्या होता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पोज होता है। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब ये है कि आज अगर 2020 चल रहा है और आज हमने कोई लॉ लगा दिया और बोल दिया कि इसका जो स्टार्टिंग है दैट इज़ फ्रॉम 2000, ठीक है। पिछले 20 सालों में भी अगर इसके रिस्पेक्टिव कोई क्राइम हुए हैं तो वो इसके अंडर आते हैं, उनको भी सज़ा होनी चाहिए। बट ये चीज़ ऐसे नहीं है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जब एक्ट बना तब से लेके जो भी क्राइम कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलेगी। पास्ट में अगर फॉरगिव भी हुआ है तो यू कांट टेक इन कंसिडरेशन, ठीक है। ये चीज़ है। नो डबल जियोपार्डी का मतलब ये है कि कोई एक क्राइम के लिए डबल टाइम सज़ा नहीं मिलेगी। अगर एक क्राइम किया है उसकी 10 साल सज़ा हो चुकी है तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर के निकल के आया और दोबारा उसी क्राइम के लिए उसको 10 साल के लिए और भेज दिया। हाँ, अगर उसने दोबारा क्राइम किया है तो ऑब्वियसली दोबारा सज़ा मिलेगी, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब ये है कि अगर सपोज पुलिस कस्टडी में लेके उसको कंपेल कर दिया कि फोर्स कर दिया भाई अपने अगेंस्ट ही विटनेस दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अपने अगेंस्ट उसको विटनेस बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि ये सारे जो चीज़ें हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये चीज़ों भी कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ली गई हैं। जैसे ये क्रिमिनल लॉज के लिए इम्प्लीमेंटेशन है, बट जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है वो सिर्फ क्रिमिनल लॉज पे लग सकता है, सिविल लॉज के लिए नहीं है। ऑल्सो क्रिमिनल लॉ में भी ये सिर्फ सेंटेंस और कन्विक्शन के लिए लगता है, ट्रायल पर्पसेस पे नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद है जो डबल जियोपार्डी है वो भी सिर्फ जुडिशियल या कोर्ट लॉ के अगेंस्ट ही लग सकती है। बट अगर सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में काम कर रहे हो वहाँ पे ये नहीं लगेगा, बिकॉज वो जुडिशियल इन नेचर नहीं होता, ठीक है, वो काम। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल मतलब बोल के, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब कि बयान दिया हुआ, पहले रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, उस पे एक्सीड करती है। बट ये भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे लगती है, सिविल प्रोसीडिंग पे नहीं लगती है, ठीक है। इसमें भी क्या है, कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल मतलब उसने ठीक है विटनेस दिया, बट जो जो मटेरियल उसके पास है वो सारे मटेरियल उसको ऑब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ थंब इंप्रेशन, सो दैट उस क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट्स मैच किए जाएं, स्पेसिमन सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमन, ये सारी चीज़ें उसको देनी ही पड़ेंगी, ठीक है। कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी, ऐसा तो नहीं कि कोई बॉडी में चिप है या कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर बॉम्ब है, ठीक है, ह्यूमन बॉम्ब वगैरह, तो वो कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। आर्टिकल 21 इसमें है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। हर पर्सन के पास एक लाइफ है, ठीक है, जिसको वो अपने ढंग से जी सकता है। कुछ पर्सनल लिबर्टी है कि ठीक है वो अपने घर में पीसफुली रह सकता है, ग्रॉसरीज लेके आ सकता है, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सकता है। बट ऑब्वियसली लिबर्टी कम्स विद सम रिस्ट्रिक्शंस, बिकॉज कोई भी अगर एब्सोल्यूट लिबर्टी होगी तो नो वन कैन एंजॉय लिबर्टी। अगर कोई पर्सन जा रहा है रास्ते में जाते जाते उसको मन में आया तो कोई कांच फोड़ दिया या किसी की विंडो पे पीट दिया, तो दैट इज़ नॉट लाइक एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे भी कुछ लॉज होंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे। तो हमारे पास कैसे है, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। देयर आर टू टर्म्स, वन इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, अदर इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो अमेरिका में फॉलो होता है, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ये होता है कि एक प्रोसीजर बता दिया है हमारे लॉ में कि ओके ये फॉलो होगा, फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, या फिर ये बता दिया कि ओके पहले आप हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। अगर आपने वो प्रोसीजर फॉलो किया है, ठीक है, देन दैट इज़ फाइन, ठीक है। लॉ कैसा भी है, फेयर है, जस्ट है, डजेंट मैटर, देन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो हुआ है एंड दैट लॉ इज़ वैलिड। बट प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि हमारे पास प्रोसीजर तो देखा ही जाएगा, प्लस साथ में ये भी देखा जाता है कि लॉ कितना फेयर, जस्ट और सही है, ठीक है, टूवर्ड द पीपल, टूवर्ड द सिटीजन, ठीक है। उसकी जस्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन की जाती है। इन दैट केस कैसे होता है कि लॉ कोई भी अनलॉफुल लॉ नहीं बना सकता,
ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है। जुडिशरी उसमें कैसे होता है कि ज़्यादा एक्टिव होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ किसने फॉलो किया जाता है, ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है। दैट्स वाई कैसे है कि एब्सोल्यूट पावर जो है वो किस में आ जाती है, पार्लियामेंट में आ जाती है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है, देयर आर मोर फ्रीडम राइट्स, ठीक है। तो गोपालन केस आया 1950 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नैरो इंटरप्रिटेशन दी। उन्होंने बोला कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए दी जाएगी, लेजिस्लेटिव के लिए नहीं दी जाएगी। मतलब क्या है कि अगर आपके पास लाइफ प्रोटेक्शन टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है तो मिलेगी, अगर लॉ चेंज हो जाता है बाद में तो नहीं मिलेगी, ठीक है। बिकॉज कैसे चेक होगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इन फ्यूचर लॉ बन भी सकता है, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटेड टू पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल की बॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसमें कोई ऐसे नहीं है कि ह्यूमन डिग्निटी वगैरह चीज़ें देखी गई। बट मेन का केस आया 1978 में, ठीक है। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने वाइडर इंटरप्रिटेशन दे दी। इसमें क्या दिया कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है पर्सन की, ठीक है, वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से ही चेक किया जाएगी। बट ये भी चेक किया जाएगा कि लॉ रीजनेबल है, फेयर है, जस्ट है या नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने जो ड्यू प्रोसेस का जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो भी इंक्लूड कर दिया। टर्म प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ही रखी बट साथ में ये पार्ट भी ऐड ऑन कर दिया, तो इट कम्स टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। राइट टू लाइफ इज नॉट मेरेली कन्फाइंड टू एनिमल एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि बस बंदा जी रहा है, बट उसके पास कुछ लिविंग वेजेस भी होने चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी भी मेंटेन होनी चाहिए, अच्छे ढंग से वो अपनी लाइफ को जी पाए, ठीक है, विद डे टू डे एक्टिविटीज। पर्सनल लिबर्टी जो है उसका भी बहुत ही वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड दे दिया बेसिकली, कि उसमें पर्सनल लिबर्टीज में क्या आ सकता है कि वैरायटी ऑफ राइट्स आ जाएंगे कि किस ढंग से वो अपनी लाइफ को जी सकता है। जो राइट्स उसमें कवर किए गए हैं अंडर आर्टिकल 21 वो मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके दे दिए हैं, जैसे जुडिशियल, हेल्थ, लिविंग, सर्विसेज, एनवायरनमेंट, है ना, जो अगेंस्ट है बेसिकली, जिनके अगेंस्ट हम जा सकते हैं। अगेंस्ट हैंड कफिंग, किसी के हाथ नहीं बांध के लेके जाया जा सकता, ठीक है। पब्लिक हैंगिंग वगैरह नहीं की जा सकती। ऑब्वियसली फांसी कहाँ, जेल में सेक्लूडेड दी जाती है, ऐसे नहीं है कि लोगों के सामने लटका दिया, ऐसे नहीं है, ठीक है। सर्विसेज में सबसे फर्स्ट वाला फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, ये दिया जाता है। राइट टू प्राइवेसी अभी न्यूज़ में बहुत सारा था, तो ये सारे आर्टिकल्स आते हैं। इवन यहाँ पे पढ़ोगे तो ये राइट टू स्लीप भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी फ्रीडम हमें आर्टिकल 21 के अंडर मिलती हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि आर्टिकल 19 जो है वो कवर करता है हमारी फ्रीडम अप टू इंटरनल लेवल। आर्टिकल 21 कंसिडर करता है अप टू एक्सटर्नल लेवल ऑल्सो। आर्टिकल 21A इसमें हमारे पास है राइट टू एजुकेशन, ये बाद में ऐड किया गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में। पहले ये DPSP का पार्ट था आर्टिकल 45 का, ठीक है। इसमें क्या है कि हर स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। किसको, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के बीच पे जो भी है उनको सारी एलिमेंट्री एजुकेशन देनी चाहिए, ये उनका फंडामेंटल राइट है। हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन ऑब्वियसली उनका फंडामेंटल राइट नहीं है। उस 14 ईयर्स के बाद दे कैन देमसेल्फ डिसाइड कि वो आगे पढ़ना चाहते हैं या नहीं। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिससे क्या हुआ कि एक फंडामेंटल राइट में भी एडिशन हो गया आर्टिकल 21A। और DPSP में जो आर्टिकल 45 था उसका टेक्स्ट चेंज कर दिया और उसमें बोल दिया स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। जब भी स्टेट के पास फंड होंगे तो उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करनी चाहिए और एजुकेशन देनी चाहिए हर चाइल्ड को जो 6 साल से छोटा है या 6 साल तक का है, ठीक है। और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी, ठीक है, दैट इज के पार्ट में आर्टिकल 51A में क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को, ठीक है, अपने वार्ड को कैसे है
जब 6 साल का हो जाता है और 14 ईयर्स तक उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए स्कूल में भेजे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इसका इम्पैक्ट कैसे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में क्या बोला कि प्राइमरी एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में इंक्लूड करना था, तो आर्टिकल 21A बना दिया उसकी कंपलसरी एजुकेशन के लिए। पीछे हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 21 में ये सर्विसेज में फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स दिया हुआ था, ठीक है। ये कंपल्शन कैसे लगा दी, आर्टिकल 21A में लगा दी, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट भी आया 2009 में, ठीक है। एवरी चाइल्ड को फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन विद सेटिस्फैक्टरी लेवल मिलनी चाहिए। मतलब क्या है कि एक स्टैंडर्ड, जहाँ पे स्कूल एजुकेशन स्टैंडर्ड हो रही है वहाँ पे भेजना चाहिए। फॉर्मल स्कूल होना चाहिए जो सेटिस्फाई करना चाहिए सर्टेन नॉर्म्स को और स्टैंडर्ड्स को। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो कैसे होता है कि डिटेंशन दो टाइप्स की होती है, एक प्यूनिटिव और एक प्रिवेंटिव, ठीक है। प्यूनिटिव का मतलब होता है कि ट्रायल हुआ, उसके बाद कोर्ट में गए, कोर्ट ने कोई ज्यूरिस्डिक्शन दी, उसके बेस पे उसको पनिशमेंट मिली। प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है कि पास्ट में कोई उसने ऑफेंस ऐसे किए हुए हैं जिसकी बेस पे उन्होंने जज कर लिया कि ये इन फ्यूचर ये हो सकता है। कि सपोज गणेश चतुर्थी का कोई इवेंट चल रहा है, ठीक है। उन्होंने सोचा कि लास्ट टाइम उन्होंने पेबल्स फेंके थे और पिछले 2-3 साल से वही लोग कर रहे हैं, तो उनको पहले ही डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है, विदाउट एनी ट्रायल और कोर्ट कन्विक्शन, ठीक है, सो दैट वो फ्यूचर ऑफेंस जो है वो प्रिवेंट किया जा सके, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो हमारे पास जो आर्टिकल 22 में हम ऑर्डिनरी लॉ में क्या राइट मिलते हैं और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर क्या राइट मिलते हैं पर्सन को, वो हम देखेंगे, ठीक है। राइट्स ऑफ अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड अंडर ऑर्डिनरी लॉ। तो उसमें क्या मिलता है कि उसको इन्फॉर्म किया जाता है किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसको डिफेंड करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर भी प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट, उसको 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम, ठीक है। उसके बाद उसको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता अगर मैजिस्ट्रेट नहीं देता है कि ऑथराइज नहीं करता है कि इससे फर्दर भी रखा जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, ठीक है। कुछ सेफ गार्ड भी दिए जाते हैं, बट ये सेफ गार्ड एनिमी एलियन वगैरह को नहीं दिए जाते। जो पर्सन अरेस्ट होता है या डिटेन होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर, उनको नहीं दिए जाते, ठीक है। दीज आर अवेलेबल टू फ्रेंडली एलियंस सिटीजन्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि जो भी फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल 22 में अरेस्ट एंड डिटेंशन हो रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर नहीं हो रही हैं। बेसिकली अरेस्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट ने बोला है तो ऑब्वियसली जो अरेस्ट कर रहे हैं, और सिविल अरेस्ट, बिकॉज इसमें क्या है क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर के ही अरेस्ट किए जा सकते हैं केसेस, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। अगर किसी पे इनकम टैक्स की वजह से उसको अरेस्ट किया है या डिपोर्ट किया है जो एलियन है उसको, तो उस केसेस में ये लॉस नहीं लगते हैं, ठीक है। पार्ट 2 क्या है, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर जो आते हैं उन पर्सन को क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। उनको 3 मंथ से ज़्यादा के लिए नहीं रखा जा सकता अनलेस अनटिल अगर एडवाइजरी बोर्ड नहीं बोलते, ठीक है। तो एडवाइजरी बोर्ड में कौन होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो है वो डिटेन्यू को बताने चाहिए कि किस बेस पे उनको अरेस्ट किया गया है, और जो डिटेन्यू है को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपना केस रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। उसके बाद है उसको सेफ गार्ड, ये जो सेफ गार्ड्स है ये सिटीजन और एलियन दोनों को मिले हुए हैं, फाइन। पार्लियामेंट्री अथॉरिटी का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास ऐसी क्या क्या अथॉरिटी है जिस पे वो लॉ बना सकता है। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि अगर इन फ्यूचर वो चाहे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर 3 मंथ से ज़्यादा अगर किसी को डिटेन करना है तो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन ना लेनी पड़े, इसके लिए भी पार्लियामेंट्री सजेस्ट कर सकता है। सेकेंड चीज़, अगर मैक्सिमम पीरियड जो 3 मंथ का है उसको बढ़ाना है या कम करना है, जो भी वो हैंडल कर सकता है। थर्ड चीज़ ये है कि प्रोसीजर जो फॉलो किया जाएगा फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो एडवाइजरी बोर्ड को जो इंक्वायरी बिठानी होगी, तो उस चीज़ के लिए भी वो पार्लियामेंट्री के पास अथॉरिटी है कि वो लॉ बना सकते हैं, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 जो आया था उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने सजेस्ट किया था कि 3 मंथ्स टू 2 मंथ्स कर देते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर टाइम है, ठीक है। बट अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी तक 3 मंथ्स ही चल रहा है, फाइन। उसके बाद है पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, स्पेशली
फॉर द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी एरियाज के लिए, ठीक है, फॉर इंडिया। और कुछ कुछ पार्ट्स पे पार्लियामेंट्री कॉन्करेंटली वर्क कर सकती है विद द स्टेट लेजिस्लेचर्स फॉर द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस एसेंशियल टू द कम्युनिटी। तो बेसिकली इसमें क्या है, मेन पावर पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। अभी तक पावर एडवाइजरी काउंसिल के पास है कि वो क्या क्या एडवाइस करना चाहती है, कितना टाइम वो वहाँ पे रुकेगा। फर्स्ट 24 आवर्स के लिए मजिस्ट्रेट देख रहा है फॉर द ऑर्डिनरी लॉ। उसके बाद अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर उसको रखा हुआ है तो 3 मंथ तक रख सकते हैं, अनटिल अनलेस एडवाइजरी बोर्ड नहीं बोल रहा है, ठीक है। अगर उस लॉ में कुछ चेंज करनी है तो पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है, और पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है मेन अफेयर्स फॉर द फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी एरियाज के लिए, ठीक है। बट स्टेट लेजिस्लेचर भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीज़ों के लिए। तो सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए मल्टीपल लॉज आए टाइम टू टाइम, कुछ कुछ चेंज भी हुए, रिपील भी हुए, ठीक है, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो बेसिकली इंडिया जो है वो फॉलो करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को, इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया में। बट यूएसए में इट्स अननोन, मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज में ये नहीं है, ठीक है। बट हमारे इंडिया में जो है ये ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा है। जैसे बंगाल स्टेट प्रिजनर्स को 1818 में, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो 1939 में आया था, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड करता था, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। इसमें क्या होता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को ले बेच करना, बेसिकली गुड्स की तरह, ठीक है, उनको सेल कर दिया दूसरी कंट्री में या ले लिया, ठीक है, फोर्स्ड लेबर के लिए फोर्स करना। तो प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। बेगार का मतलब ये होता है कि किसी को कंपल्सरी वर्क के लिए बोलना बिना कोई पैसे दिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, फोर्स लेबर में क्या आता है कि किसी को मेंटली टॉर्चर करना, या इकोनॉमिकली बोलना कि किसी का कर्जा है तो उसके बजाय तुम मेरा काम कर दो और लॉन्ग टाइम के लिए काम करते रहो, ठीक है, रादर देन कि तुम पैसे पे करने के, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स लेबर। तो ये सारी प्रोहिबिट करता है अंडर आर्टिकल 23, ठीक है। ये अवेलेबल है सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को। ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ इंडिविजुअल को स्टेट के अगेंस्ट नहीं प्रोटेक्ट करता, ऑल्सो प्राइवेट पर्सन के, मतलब कोई भी पर्सन, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन आपको गुड्स की तरह सेल कर सकता है या फोर्स लेबर करवा सकता है, ठीक है। ये दोनों के अगेंस्ट है, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई पर्सन कर रहा है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर लिया जाए, फाइन, उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में क्या क्या आता है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वीमेन चिल्ड्रन लाइक गुड्स, इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, लाइक प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, ठीक है। देवदासीज बेसिकली क्या होता है, पुराने समय में ये होता था कि लड़की मंदिर को सौंप देते थे कि ब्राह्मण के यहाँ पे ऐसे स्लेवरी का काम करेगी, ठीक है। आगे है स्लेवरी में मतलब गुलाम, कैसे है कि डोमेस्टिक हेल्प, पूरा टाइम घर पे काम कर रही है, या कैसे भी, मतलब स्लेवरी बहुत पुराने टाइम से, हिस्टोरिकल टाइम में हम पढ़ते हैं कि सारे किंग्स की भी स्लेवरी में होते थे, जो रानियों की राजा की सेवा वगैरह करते थे, उस चीज़ को ख़त्म किया है। बेसिस ऑन आर्टिकल 3 टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्ट्स लॉज बनते रहे हैं, ठीक है। कुछ हैं इमोरल ट्रैफिक, बॉन्डर लेबर सिस्टम एक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कुछ रिपील हो गए, कुछ टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, अमेंडमेंट्स होती रही, ठीक है। आर्टिकल 23 जो है वो कंपलसरी सर्विस के लिए भी परमिट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी स्टेट को ज़रूरत है, इंडिया को ज़रूरत है कोई मिलिट्री सर्विस, सोशल सर्विस की, तो उस टाइम पे वो कंपल्सरीली वो सर्विस नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो ले सकते हैं, एंड उसमें ये है कि स्टेट बाउंड नहीं है कि उनको पेमेंट भी दे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। बट एक चीज़ है, स्टेट पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेसिस पे, ठीक है, एट दैट टाइम। और आर्टिकल 24 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है। तो पहले क्या से होता था कि छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज में लगा देते थे, और दैट टू हार्मफुल फैक्ट्रीज में, लाइक पटाखा फैक्ट्री वगैरह में, ठीक है, फायर क्रैकर्स बना रहे हैं या सिगरेट फैक्ट्री में लगा रहे हैं। तो उससे क्या होता था कि बच्चों की हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट आता था, तो दे कुडंट सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम्स। या माइनिंग वगैरह करवाते थे तो कैसे था कि बहुत जल्दी ऐसे कोलैप्स हो गई माइंस, तो बहुत सारे बच्चों की डेथ्स हो गई, ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो
तो ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स के बाद माना जाता है कि बच्चे को खुद समझ आएगी कि वेदर ही वांट टू वर्क और स्टडी और व्हाटसोएवर, ठीक है। तो इन एनी फैक्ट्री, माइन और हजार्डस एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे, ये सब में प्रोहिबिट करता है। और कुछ टाइम टू टाइम एक्ट भी आते रहे, जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट जो आया था 1986 में, और वो रिसेंट में चेंज हुआ 2016 में, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट, ये सारे एक्ट्स आते गए टाइम टू टाइम फॉर ये आर्टिकल 24 ये सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में क्या हुआ, एक वेलफेयर फंड भी जनरेट किया, जिसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो काम करवाता है ऐसे बच्चों से, उसको फाइन भी भरना पड़ेगा 20,000 का, और कुछ और चीज़ें भी, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन के लिए, न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए उसको चीज़ें देनी पड़ेंगी, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। कमीशन भी बना फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट इन 2005। इसमें क्या हुआ, नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन बने ताकि बच्चों से जो काम करवाया जा रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके, ठीक है। गवर्नमेंट 2006 में क्या हुआ, उसने बैन कर दिया चिल्ड्रन की जो एम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट और वर्कर बहुत यूज़ किया जाता था, तो वो सारी चीज़ें बैन कर दी। कहाँ पे, होटल्स, ढाबाज, रेस्टोरेंट, शॉप, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट्स, बार, टी शॉप एक्सेट्रा, ठीक है। तो 14 ईयर से कम वाले को एम्प्लॉय भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, पीनल एक्शन प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल 24 में पहले क्या कवर कर रहा था कि हजार्डस वर्क में नहीं लिया जा सकता, बट अगर नॉर्मल कोई वर्क है, डज नॉट प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन हार्मलेस और इनोसेंट वर्क, ठीक है। ऐसे में वो काम कर सकते हैं, अगर अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे उनको एज अ सर्वेंट वगैरह काम नहीं लिया जा सकता। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू कोर्सिटी एंड कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहो जो भी डाउट्स है, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डालूंगी फेसबुक पेज का, क्वेश्चन बैंक पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। मैं एक दिन क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, नेक्स्ट डे उसका आंसर पोस्ट करती हूँ इन द कमेंट सेक्शन ऑन द फेसबुक। ओके, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम, बाय।